1964 से लेकर 1967 तक मैं पैन अमेरिका एयरवेज पर नकली एयरलाइन पायलट बनने में कामयाब रहा और 20 लाख माइल से भी ज़्यादा मैंने फ्री में उड़ानें भरी। और उसी दौरान मैं जॉर्जिया के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर बना और लुसियाना के एक राज्य में अटॉर्नी जनरल का सहायक भी था। और जब मैं पकड़ा गया तो मुझे यूनाइटेड स्टेट के इतिहास का सबसे खतरनाक नौजवान ठग कहा गया। मैं 26 देश और यूनाइटेड स्टेट के 50 राज्यों में नकली चेक्स की मदद से करीब $4 मिलियन कैश कराए और ये सब मैंने किया मेरे 19वें जन्मदिन से पहले। रियलिटी शो में आए हुए फ्रैंक विलियम अबैग्नेल के इसी इंट्रोडक्शन के साथ मूवी की शुरुआत होती है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है और हम 1969 फ्रांस का सीन देखते हैं, जहाँ कार्ल हेनरेटी नाम का एक FBI ऑफिसर फ्रैंक नाम के अपराधी को वापस से अमेरिका ले जाने के लिए आया था। जेल के अंदर जाने पर कार्ल को समझ आता है कि फ्रैंक को यहाँ बहुत बुरी हालात में रखा गया है। उसी की आंखों के सामने फ्रैंक खांसते हुए बेहोश हो जाता है। इसीलिए कार्ल फ्रैंक को वहां से निकालकर एक बेड पर लिटा देता है और वहां मौजूद स्टाफ से किसी डॉक्टर को बुलाने को कहता है, क्योंकि फ्रैंक को सही सलामत अमेरिका की जेल में ले जाने का काम कार्ल को ही सौंपा गया था। जब कार्ल वहां के स्टाफ से बातें कर रहा था, इतने में फ्रैंक वहां से निकल जाता है। फ्रैंक चलने की हालत में नहीं था, इसीलिए वो अपने आप को घसीटता हुआ जेल के मेन डोर की तरफ जाने लगता है। लेकिन जल्द ही वहां की पुलिस फ्रैंक को पकड़कर कार्ल के हवाले कर देती है। यहाँ से कहानी 6 साल पहले सेकंड फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है। यहाँ हम एक क्लब का सीन देखते हैं, जहाँ फ्रैंक अपने पेरेंट्स के साथ आया हुआ था। फ्रैंक के पिता की अच्छी परफॉर्मेंस के कारण यहाँ उन्हें सम्मानित किया जाता है। हम समझ पाते हैं कि फ्रैंक अपनी फैमिली के साथ काफी खुश है और उसके पिता भी अपनी वाइफ और बेटे को खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से फ्रैंक के पापा का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था, इसीलिए वो बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं। यहाँ फ्रैंक के पापा ये दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे वो काफी अमीर आदमी हों। यहाँ तक कि वो अपने बेटे फ्रैंक को अपना ड्राइवर बनाकर ले जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से कोई भी बैंक उन्हें लोन नहीं देता। इसीलिए मजबूरी में उन्हें अपना घर और कार बेचनी पड़ती है। अब ये लोग किराए के एक छोटे से घर में रहने लगते हैं और फ्रैंक को ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। कुछ दिन बाद ही फ्रैंक का 16वां जन्मदिन था और उसके जन्मदिन पर फ्रैंक के पापा उसे एक चेकबुक गिफ्ट करते हैं और फ्रैंक के नाम से उन्होंने इसमें $25 डिपॉजिट करवाए थे। चेकबुक देने के बाद फ्रैंक के पापा कहते हैं कि इस बुक में 50 चेक्स हैं और आज से तुम इस बैंक का हिस्सा हो। ये सुनने के बाद फ्रैंक काफी खुश हो जाता है। घर की लोकेशन बदलने के बाद फ्रैंक का स्कूल भी चेंज हो गया था। जब फ्रैंक की माँ उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाती है तब फ्रैंक यहाँ अपने पुराने स्कूल का कोट पहनकर जाता है। अपनी क्लास में पहुँचने के बाद अचानक से उसके दिमाग में टीचर की एक्टिंग करने का आइडिया आता है और उसका कॉन्फिडेंस और ड्रेस देखकर सभी स्टूडेंट उसका विश्वास भी कर लेते हैं। और जब एक नई टीचर क्लासरूम में एंटर करती है तो फ्रैंक उसे ये कहकर वहां से भगा देता है कि मैं ही यहाँ हमेशा क्लास में आता हूँ, यहाँ किसी नई फैकल्टी की जरूरत नहीं है। ऐसे ही एक हफ्ते तक वो बच्चों को फ्रेंच पढ़ाने की एक्टिंग करता है और एक हफ्ते बाद इस बात का खुलासा होता है। प्रिंसिपल फ्रैंक के पेरेंट्स से उसकी शिकायत करता है। इस बात का पता लगने के बाद फ्रैंक की माँ उस पर काफी गुस्सा होती है, लेकिन उसके पापा एक दोस्त की तरह फ्रैंक के साथ मिलकर हंसने लगते हैं। कुछ दिन बाद जब फ्रैंक स्कूल से वापस लौटता है तब उसे अपने घर पर कोई अनजान आदमी दिखाई देता है। फ्रैंक की माँ इन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाती है और बताती है कि ये तुम्हारे पापा की फ्रेंड हैं, इनका नाम जैक बर्न्स है। जैक के जाने के बाद फ्रैंक की माँ उससे कहती है अपने पापा को इस बारे में कुछ मत बताना। ये सब देखने के बाद फ्रैंक को समझ आता है कि उसकी माँ का जैक के साथ अफेयर चल रहा है। इस बात का पता लगने के बाद फ्रैंक को काफी दुख पहुंचता है, क्योंकि फ्रैंक के पेरेंट्स के बीच के रिलेशन अब पहले जैसे नहीं रहे थे। इसीलिए वो दोनों अलग होने का फैसला करते हैं। तलाक के पेपर्स रेडी करते वक्त एक वकील फ्रैंक को पेपर देते हुए कहता है कि तलाक के बाद तुम किसके साथ रहना चाहोगे, इस पेपर पर उनका नाम लिख दो। ये सिचुएशन देखने के बाद फ्रैंक काफी बौखला जाता है और वो कोई भी डिसीजन लेने की बजाय अपने घर से भाग जाता है। इसके बाद फ्रैंक एक होटल में रहना शुरू कर देता है, लेकिन उसके पास किराए के पैसे भी नहीं थे, इसीलिए कुछ ही दिनों में वहाँ के मैनेजर उसे बाहर निकाल देते हैं। होटल से निकाले जाने के बाद फ्रैंक ऐसे ही नए नए होटल्स में रुकने लगता है। वो पेमेंट के लिए अपने पास मौजूद चेक बुक में से
से चेक काटकर देने लगता है। हालांकि उसके बैंक में सिर्फ $25 ही थे, लेकिन चेक बाउंस होने तक उसे कुछ दिन होटल में रुकने का टाइम मिल जाता था। इसके बाद फ्रैंक पैसे कमाने के बारे में सोचने लगता है। वो अपने पास मौजूद चेक का नाम और डेट ऑफ बर्थ बदल देता है और किसी दूसरे बैंक में जाकर उस चेक को कैश करवाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ये प्लान काम नहीं करता। ऐसे ही एक बैंक से निकलते वक्त फ्रैंक को एक पायलट दिखाई देता है जिसके चारों तरफ खूबसूरत एयर होस्टेस थी। उसे देखकर फ्रैंक के मन में भी पायलट बनने का ख्याल आता है, इसीलिए वो एक नकली रिपोर्टर बनकर अमेरिका की पैन एयरवेज में पहुंच जाता है और वहां मौजूद एक सीनियर पायलट से पायलट बनने की सारी जानकारी ले लेता है। सीनियर पायलट फ्रैंक को अपना एक पुराना लाइसेंस भी देता है जो कि एक्सपायर हो चुका था। इसके बाद एयरवेज के कस्टमर केयर से बात करके फ्रैंक अपने लिए पायलट की कॉस्ट्यूम का इंतजाम भी कर लेता है। आगे एक बैंक में पहुंचने पर फ्रैंक को पता लगता है कि कोई भी पायलट यहाँ $300 का अकाउंट पे चेक बड़ी ही आसानी से कैश करवा सकता है। ये पता लगने के बाद फ्रैंक पैन एयरवेज कंपनी के नकली चेक्स बनाना शुरू करता है। वो काफी सारे बैंक्स में अपने अकाउंट्स खुलवा लेता है। हम देखते हैं कि फ्रैंक बिल्कुल वैसे ही चेक बना रहा था जैसे कि पैन एयरवेज कंपनी अपने एम्प्लॉयज को देती है, क्योंकि उस दशक में बैंक पूरी तरह से कंप्यूटराइज नहीं हुए थे। इसीलिए जब तक बैंक को उसके फ्रॉड के बारे में पता लगता था तब तक फ्रैंक वहां से कहीं दूर चला जाता था। एक दिन बैंक के एम्प्लॉय से फ्रैंक को पता लगता है कि कोई भी पायलट एयरपोर्ट से भी चेक को कैश करवा सकता है, और जब वो एयरपोर्ट से चेक को कैश करवाने के लिए जाता है तब एक रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है, क्या आप मियामी जाने वाले पायलट हैं? तो फ्रैंक कुछ देर सोचने के बाद कहता है, हाँ मैं वही हूँ। इसके बाद वो मियामी जाने वाली फ्लाइट में चढ़ जाता है। सफर शुरू होने से पहले एक पायलट उससे पूछता है कि आप कौन सा औजार चलाते हैं? तो फ्रैंक बताता है 707। एक्चुअल में पायलट्स के अकॉर्डिंग औजार का मतलब था प्लेन, और इस बारे में फ्रैंक को तब पता लगा था जब उसने रिपोर्टर बनकर सीनियर पायलट का इंटरव्यू लिया था। आगे बैंक में काम करने वाली एक लड़की से फ्रैंक चेक बनाने वाले एनकोडर का पता लगाता है और एक ऑक्शन से पुराना एनकोडर खरीद कर वो और भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के चेक्स बनाने लगता है। दूसरी तरफ हम FBI के हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC का सीन देखते हैं। अब तक फ्रैंक के फ्रॉड्स की खबर FBI तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी तक उन्हें उस अपराधी की पहचान का कोई भी सबूत नहीं मिला था। कार्ल बताता है कि नकली चेक बनाने वाले इस अनजान ठग ने पिछले कुछ हफ्तों में फर्जी चेक बनाने की एक आधुनिक तरीका अपनाया है। ये ठग अलग अलग बैंक्स में अपने अकाउंट्स खोलता है और चेक के नीचे लिखे नंबर्स बदल देता है, जिस वजह से चेक किसी दूसरी ब्रांच में चला जाता है और चेक बाउंस होने में 2 हफ्ते का समय लग जाता है। इसके बाद कार्ल अपने दोस्त के साथ उस अनजान चोर का पता लगाने के लिए निकल जाता है। उन्हें सूचना मिलती है कि एक होटल में किसी आदमी ने नकली चेक से पेमेंट की है, इसीलिए कार्ल तुरंत वहां पहुंच जाता है। जब कार्ल वो नकली चेक्स लेकर वापस लौटने लगता है तब रिसेप्शन पर खड़ा आदमी कहता है कि प्लीज इसकी जांच करके बता देना, क्योंकि मैं अपने कस्टमर को परेशान नहीं करना चाहता। रिसेप्शन पर खड़े आदमी की बातें सुनकर कार्ल को समझ आता है कि वो इंसान अभी भी यही मौजूद है। सामने खड़े आदमी से पूछने पर वो बताता है कि वो आदमी इस वक्त रूम नंबर 201 में रुका हुआ है। रूम में पहुंचने पर कार्ल को एक यंग लड़का दिखाई देता है और कार्ल उसकी तरफ गन करके उसे सरेंडर करने को कहने लगता है, लेकिन यहाँ भी फ्रैंक बड़े ही कॉन्फिडेंस से बोलता है कि तुम लेट हो, मेरा नाम एलन है, मैं यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विसेज से हूँ। सिर्फ FBI ही उसके पीछे नहीं पड़ी थी, मेरे साथियों ने उसे पकड़ लिया है। लेकिन अभी भी कार्ल को उस पर शक था, और जब कार्ल फ्रैंक की ID मांगता है तब फ्रैंक उसे अपना पूरा वॉलेट ही पकड़ा देता है। इससे पहले कि कार्ल उसका वॉलेट खोलकर देख पाता, इतने में फ्रैंक उसे अपनी बातों में उलझाकर वहां मौजूद टाइपराइटर और सभी चेक्स उठा लेता है। जाते वक्त वो कार्ल से कहता है, मैं नहीं चाहता कि यहाँ का कोई सर्वेंट आकर इन सबूतों को हाथ लगाए। कुछ सेकंड्स बाद कार्ल रिलैक्स होता है और वो अपने पास मौजूद फ्रैंक के वॉलेट को खोल कर देखता है, लेकिन उसमें सिर्फ कचरा भरा था। जल्द ही कार्ल को समझ आ जाता है कि उस लड़के ने उसे बेवकूफ बनाया है, और जब कार्ल खिड़की से नीचे की तरफ देखता है तब फ्रैंक कार्ल को बाय बाय कर यहाँ से निकल जाता है। कुछ दिन बाद कार्ल को पता लगता है कि फ्रैंक अभी भी नाबालिग है, इसीलिए पुलिस के पास उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। फ्रैंक के बोलने के अंदाज से कार्ल को समझ आता है कि वो लड़का न्यूयॉर्क से हो सकता है, इसीलिए कार्ल न्यूयॉर्क के उन बच्चों की लिस्ट निकलवाता है जो अपने घरों से भागे हुए थे, और ऐसे ही छानबीन करते हुए वो फ्रैंक की माँ के घर पहुंच जाता है। जब फ्रैंक की माँ उसकी फोटो दिखाती है तब कार्ल उसे पहचान लेता है।
यहाँ कार्ल बताता है कि आपका बेटा नकली चेक्स कैश करता है। ये सुनने के बाद फ्रैंक की माँ थोड़ा घबरा जाती है और अपनी चेकबुक निकालते हुए कहती है कि उसने जितना भी चुराया है आप मुझसे ले लीजिए। तो कार्ल कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसने करीब 15 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ये सुनने के बाद फ्रैंक की माँ कार्ल को शॉक्ड होकर देखने लगती है। अगले सीन में हम फ्रैंक को कुछ लोगों के साथ पार्टी करते हुए देखते हैं और उसी पार्टी में कोई गिरने की वजह से एक लड़का घायल हो जाता है। इसीलिए फ्रैंक उस लड़के को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचता है। हॉस्पिटल में ही फ्रैंक की मुलाकात एक नर्स से होती है। इसका नाम है ब्रेंडा। ब्रेंडा की बातें सुनकर फ्रैंक को काफी अच्छा लगता है। यहाँ फ्रैंक के दिमाग में डॉक्टर बनने का आइडिया आता है और वो अपने आप को एक डॉक्टर बताकर ब्रेंडा से इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ वो अपना नाम कॉन्स बताता है। नकली चेक्स की तरह वो अपने लिए डॉक्टर की एक नकली डिग्री भी बना लेता है और वही डिग्री लेकर फ्रैंक उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां ब्रेंडा काम करती थी। उसका रेज्यूम देखकर उसे वहां सुपरवाइजर की जॉब मिल जाती है। हम देखते हैं कि अब ब्रेंडा भी फ्रैंक को काफी पसंद करने लगी थी। दूसरी तरफ कार्ल फ्रैंक के डैड के घर पहुंचता है और उन्हें बताता है कि फ्रैंक बहुत बड़ी मुसीबत में है। यहाँ वो फ्रैंक के पिता से उसके एड्रेस के बारे में पूछने लगता है। हालांकि फ्रैंक के पिता उसे फ्रैंक की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देते, लेकिन वहीं पड़े एक लेटर से कार्ल को पता लगता है कि फ्रैंक इस वक्त एटलांटा जॉर्जिया में रुका हुआ है। लेकिन जब तक कार्ल उस एड्रेस पर पहुंचता है तब तक फ्रैंक वहां से निकल चुका था। यहीं पर कार्ल को फ्रैंक की बनाई हुई फेक डिग्री मिलती है, जिससे कार्ल को समझ आता है कि अब फ्रैंक ने अपना नाम बदलकर कॉन्स रख लिया है और वो डॉक्टर बनकर लोगों से पैसा लूट रहा है। हॉस्पिटल में कुछ दिन काम करने के बाद फ्रैंक ब्रेंडा से शादी करने का फैसला करता है और शादी की बात करने के लिए वो ब्रेंडा की फैमिली से मिलता है। यहाँ फ्रैंक ब्रेंडा के डैड को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोलते हुए कहता है कि डॉक्टर बनने से पहले मैंने कैलिफोर्निया में लॉ का एंट्रेंस पास किया और 1 साल प्रैक्टिस भी की थी। फ्रैंक की बातें सुनने के बाद ब्रेंडा और उसकी माँ काफी इम्प्रेस होते हैं, लेकिन ब्रेंडा के पिता को जल्द ही इस बात का पता लग जाता है कि फ्रैंक एक फ्रॉड है। जब ब्रेंडा के डैड मिस्टर रोजर फ्रैंक से अकेले में बात करते हैं तो फ्रैंक भी उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। लेकिन अपनी बेटी के लिए फ्रैंक का प्यार देखकर मिस्टर रोजर उसकी शादी का ऑफर मान लेते हैं। फ्रैंक के कहने पर ही मिस्टर रोजर उसे अटॉर्नी जनरल के अंडर लॉ की प्रैक्टिस करवाने के लिए भी मान जाते हैं। कुछ दिन बाद ही फ्रैंक कार्ल को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं ये सब खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि मैं शादी कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद कार्ल कहता है कि मैं बहुत जल्द तुम तक पहुँचने वाला हूँ। तुम अब डर रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे काफी करीब हूँ। कार्ल की बातें सुनकर फ्रैंक उसे मैरी क्रिसमस कहकर फोन काट देता है। फ्रैंक के मुंह से शादी की बात सुनकर कार्ल कॉर्न नाम के आदमी की शादी या एंगेजमेंट का पता लगाने में लग जाता है, क्योंकि उसे यकीन था कि डॉक्टर कॉर्न के नाम से ही फ्रैंक किसी लड़की से शादी करेगा। अगले दिन ही फ्रैंक और ब्रेंडा की एंगेजमेंट थी और कुछ ही देर में कार्ल भी यहाँ तक पहुँच जाता है। यहाँ पहुँचकर कार्ल दूल्हे के बारे में पूछने लगता है और फ्रैंक को भी पता लग जाता है कि कार्ल यहाँ तक पहुँच चुका है। इसीलिए वो ब्रेंडा को एक कमरे में ले जाकर अपने बारे में सारी सच्चाई बता देता है। यहाँ से निकलते वक्त फ्रैंक कहता है कि मैं 2 दिन बाद तुम्हें मियामी एयरपोर्ट पर मिलूंगा। जब तक कार्ल और उसके साथी ऊपर के कमरे तक पहुँचते हैं तब तक फ्रैंक वहाँ से भी निकल चुका था। जैसा कि फ्रैंक ने कहा था, वो ठीक 2 दिन बाद सुबह 10 बजे मियामी एयरपोर्ट के सामने पहुँच जाता है और एक कार में ब्रेंडा का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद ही उसे ब्रेंडा दिखाई देती है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। उसे समझ आता है कि कार्ल ने ब्रेंडा से उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी और काफी सारे FBI एजेंट्स उसे पकड़ने के लिए तैयार बैठे थे। इसीलिए वो ब्रेंडा से बिना मिले ही यहाँ से निकल जाता है। एक बार फिर से फ्रैंक कार्ल को चकमा देकर यहाँ से निकल गया था। सीन यहीं कट होता है और फ्रैंक की तलाश करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। इसके बाद कार्ल हाल ही में यूज किए गए नकली चेक्स को लेकर एक एक्सपर्ट के पास पहुंचता है। उसकी बातों से कार्ल को समझ आता है कि किसी बड़ी फैक्ट्री में इन चेक्स को बनाया जा रहा है। आसपास के कुछ गिने चुने देशों में ही ऐसी फैक्ट्रीज हो सकती हैं। जब वो एक्सपर्ट फ्रांस देश का नाम लेता है तब कार्ल को याद आता है कि जब वो लोग फ्रैंक की माँ से मिले थे तो उन्होंने अपने एक पुश्तैनी गाँव के बारे में बताया था। कार्ल का साथी बताता है कि उन्होंने मोंट्रीशर नाम के गाँव का जिक्र किया था। कार्ल को पूरा यकीन हो जाता है कि फ्रैंक वही होगा, इसीलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए अकेला ही फ्रांस के लिए निकल जाता है। उस गांव में सिर्फ एक ही पुरानी फैक्ट्री थी और जब कार्ल वहां पहुंचता है तब उसे फ्रैंक दिखाई देता है।
वो पागलों की तरह चेक्स को प्रिंट करने में लगा हुआ था। कार्ल को देखने के बाद भी फ्रैंक घबराता नहीं है, बल्कि वो एक दोस्त की तरह कार्ल का स्वागत करता है। लेकिन कार्ल उसे बताता है कि बाहर फ्रांस की पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। पहले तो फ्रैंक को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि अब वो जेल जाने वाला है। इसीलिए वो कार्ल के साथ जाने के लिए मान जाता है और बाहर निकलते ही फ्रांस की पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। यहाँ से कहानी फर्स्ट फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है, जहाँ फ्रैंक और कार्ल अमेरिका की फ्लाइट में बैठे थे। कार्ल उसे फ्रांस की जेल से निकालकर वापस से अमेरिका ले जा रहा था। जब फ्लाइट लैंड हो रही थी तब कार्ल फ्रैंक को बताता है कि तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो ट्रेन पकड़ते वक्त सीढ़ियों से गिर गए थे। ये सुनने के बाद फ्रैंक को सदमा पहुंचता है और वो जोर जोर से रोते हुए टॉयलेट में चला जाता है। हम देखते हैं कि फ्रैंक टॉयलेट सीट खोलकर उसके नीचे से ही बाहर निकल चुका था। एयरपोर्ट से भागकर फ्रैंक अपनी माँ के घर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि अब उसकी माँ किसी और आदमी के साथ रहती है और उनकी एक बेटी भी है। और ये सब देखकर फ्रैंक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब तक पुलिस भी फ्रैंक का पीछा करते हुए उस तक पहुंच चुकी थी और फ्रैंक को 12 साल की सजा सुना दी जाती है। कुछ महीनों बाद ही कार्ल एक बार फ्रैंक से मिलने के लिए जेल में पहुंचता है, क्योंकि कार्ल किसी बैंक फ्रॉड के केस पर काम कर रहा था। वो फ्रैंक से मदद लेने के लिए उससे मिलने के लिए आया था। जब फ्रैंक उसका दिया हुआ नकली चेक देखता है, चेक को देखते ही फ्रैंक कुछ ही सेकंड्स में उसकी सारी डिटेल्स कार्ल को बता देता है। ऐसे ही फ्रैंक काफी सारे केसेस में कार्ल की मदद करता है। फ्रैंक की मदद से कार्ल काफी इम्प्रेस होता है और उसके काम से खुश होकर FBI उसे अपने स्टाफ में रिक्रूट करने का फैसला लेती है। कार्ल फ्रैंक को एक ऑफर देते हुए कहता है कि अगर तुम चाहो तो अपनी सजा के बाकी साल सरकारी नौकरी करते हुए गुजार सकते हो। हालांकि फ्रैंक कोई नौकरी नहीं करना चाहता था, लेकिन जैसे कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो इस ऑफर को मान लेता है। अब फ्रैंक की जेल की सजा भी माफ कर दी जाती है और कार्ल की तरह ही वो भी अपनी ड्यूटी पर जाने लगता है। लेकिन हम समझ पाते हैं कि उसका मन यहाँ नहीं लग रहा था। वो फिर से एक आजाद पंछी की तरह उड़ना चाहता है। ऐसे ही एक दिन वो किसी को बिना बताए ही एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है और कार्ल भी उसके पीछे पीछे एयरपोर्ट तक पहुंच जाता है। कार्ल उसे कहता है कि आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मैं जानता हूँ कि तुम 2 दिन में वापस लौट आओगे। इस पर फ्रैंक हैरान होते हुए पूछता है कि तुम ये कैसे कह सकते हो। तो कार्ल उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर तुमने FBI की निगरानी से भागने की कोशिश की तो तुम्हें 50 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। ये कहकर कार्ल वहां से निकल जाता है। मंडे के दिन कार्ल अपने ऑफिस में ही फ्रैंक का वेट करने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फ्रैंक अपनी बेवकूफी के बाद फिर से जेल में जाए। और जैसा कि कार्ल ने कहा था, फ्रैंक फिर से अपने काम पर लौट आता है। और जब फ्रैंक एक चेक को देख रहा था तब कार्ल उससे पूछता है कि आखिर तुमने लुसियाना का लॉ एग्जाम कैसे पास किया। उसने पहले भी फ्रैंक से ये सवाल काफी बार पूछा था, लेकिन फ्रैंक उसके इस सवाल को हमेशा इग्नोर कर देता था। लेकिन अब वो कार्ल को बताता है कि मैंने उसके लिए 2 हफ्ते तक पढ़ाई की थी। एक्चुअल में वो एग्जाम काफी टफ था, लेकिन फ्रैंक ने सिर्फ 2 हफ्तों में ही उस टेस्ट को पास कर लिया था। मूवी के एंड में कहानी 1974 प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक अब 26 साल का हो चुका है और उसने शादी भी कर ली है। जेल से निकलने के बाद उसने काफी सारे नकली चेक से जुड़े केस को सुलझाने में FBI की मदद की है। फ्रैंक और कार्ल अब काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं और इसी सीन के साथ ही मूवी भी खत्म होती है।